जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपना क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 संसाधन के बारे में। उसका आज हम लोग पार्ट 2 यानी पार्ट सेकंड वीडियो लेके आए हैं। उसमें आज हम लोग देखेंगे संसाधन नियोजन और संसाधन का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। इसके साथ साथ संसाधन को बचाने का यानी संसाधन को अनेक प्रकार से सुरक्षित करने का या उसका महत्व को रखने के लिए कौन कौन सी योजना या कहो कि कौन कौन सा सम्मेलन किया गया, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं संसाधन नियोजन के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन कहते किसको हैं? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। कैसे उपयोग? विवेकपूर्ण यानी सावधानीपूर्वक उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाएगा? संसाधन नियोजन कहलाता है। जैसे हम लोग जानते हैं पहला में है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये सब जो राज्य हैं भारत के, यहाँ पे झारखंड में अनेक प्रकार से क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है या कोयला के भंडार पाया जाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड में धनबाद, झरिया ये सब जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, कोयला के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश खनिज के लिए भी प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ भी खनिज और कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यानी भारत के अनेक राज्यों में क्या है? संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कोयला का भंडार एवं खनिज का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और दूसरा है बिहार। बिहार में भी चूना पत्थर और पाइराइट क्या पाया जाता है? पाइराइट, चूना पत्थर और पाइराइट का खदान कहाँ पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की क्या है? प्रचुरता है। हम लोग जानते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ, भारत में किस राज्य के द्वारा आती है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा आती है। अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो वहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी का जितना भी जो जल है वो जल क्या है? सब संसाधन, जल संसाधन में प्रचुरता है। यानी जल संसाधन में कोई कमी नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। चौथा है राजस्थान। हम लोग सभी जानते हैं कि राजस्थान ऐसा भारत का जो राज्य है राजस्थान, जहाँ पे क्या है? मरुस्थल ही मरुस्थल, थार मरुस्थल है। इसके कारण वहाँ पे सौर ऊर्जा यानी वहाँ पे सोलर प्लांट लगाकर हम लोग सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। वहाँ पे अधिक हवा चलने के कारण पवन ऊर्जा का भी क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। यानी राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे संसाधन क्या हो सकते हैं? उसको विकास किया जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं भारत में संसाधन का नियोजन, यानी भारत में संसाधन का नियोजन किस प्रकार से कर सकते हैं। पहला है कि संसाधन नियोजन एक बहुत ही क्या है? जटिल प्रक्रिया है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रक्रिया, यानी बहुत ही ज़्यादा उसको संसाधन का नियोजन करने में अनेक प्रकार से समस्या आता है। बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। पहला नंबर है संसाधन की पहचान के लिए जाँच कराना। हम लोग अगर किसी को मान लें किसी संसाधन को अगर हम लोग को जाँच कराएंगे तब क्या होगा? संसाधन का नियोजन पता चलेगा। पहला संसाधन के पहचान के लिए क्या करना चाहिए? जांच कराना चाहिए। दूसरा है जांच के बाद मानचित्र तैयार करना। पता चल गया कि मान लीजिए कहीं किसी पे कहीं पे संरक्षण हुआ या कहीं पे पता चला कि यहाँ पे संसाधन है, तो उसको जांच हुआ। उसके बाद वहाँ के क्या करेंगे? मानचित्र बनाएंगे कि किस प्रकार से वहाँ से संसाधन को क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। अब जांच मानचित्र बना लेंगे, मानचित्र तैयार कर लेंगे। उसके बाद संसाधनों का कौशल प्रौद्योगिकी से तैयार करना, यानी संसाधनों का किसके द्वारा निकालेंगे? नए नए टेक्नोलॉजी के द्वारा, नए नए मशीनों के द्वारा। तो सबको भी क्या करना पड़ेगा? उसको उपयोग करना पड़ेगा। यानी प्रौद्योगिकी, कौशल, अपना स्किल्स को दिखाकर संसाधनों के क्या करेंगे? निकालेंगे। लास्ट है संसाधनों का सावधानीपूर्वक निकालना। और चौथा क्या है? संसाधनों को अगर सभी मशीन के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, मानव अपने स्किल के द्वारा उस संसाधन को क्या करेगा? सावधानीपूर्वक निकालता है। उसी को क्या कहते हैं? संसाधन का नियोजन। यानी भारत में संसाधन का नियोजन किस प्रकार से किया जा सकता है? इन्हीं चारों के अनुसार संसाधन का नियोजन किया जा सकता है। अब हम लोग समझेंगे संसाधन संरक्षण के बारे में। अब हम लोग समझते हैं संसाधन का संरक्षण, यानी संसाधनों का संरक्षण के बारे में। हम लोग देखें संसाधन नियोजन के बारे में। अब हम लोग समझते हैं संसाधन संरक्षण के बारे में। कह रहा है संसाधनों को अविवेकपूर्ण उपयोग से बचाना। संसाधनों को अविवेकपूर्ण उपयोग मतलब
पूर्ण उपयोग मतलब जैसे मान लीजिए कहीं संसाधन है तो उसे बर्बादी नहीं करने से बचाने के लिए क्या करेंगे, उसको रोकेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी किसी संसाधन को गलत तरीक़े से उपयोग करने से अगर उसको रोकते हैं तो उसे क्या कहेंगे, संसाधन संरक्षण कहेंगे। इसी के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपिता कौन थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बहुत ही अच्छा एक लाइन कहा था। उन्होंने कहे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा क्या कहा गया था संसाधन के संरक्षण के बारे में, तो महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहे हमारे पास पेट भरने के लिए क्या है, बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। उसी के साथ साथ संसाधनों का संरक्षण के लिए भारत में अनेक लोगों द्वारा अनेक कार्य किए गए हैं। जैसे एक महिला थी जिनका नाम था मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। क्या चलाया था, नर्मदा बचाओ अभियान। इन्होंने नर्मदा नदी पे बांध बन रहा था, जिसके कारण नर्मदा नदी के जल को रोकने के लिए क्या किया गया था, रोकने के लिए वहाँ पे बांध बनाया जा रहा था, जिसके कारण उन्होंने नर्मदा नदी को बचाने के लिए नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया था। यानी जल संरक्षण के लिए क्या करना था, जल संसाधन को बचाने के लिए क्या किया गया था, मेधा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया था। इसके साथ साथ एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। कैसे चलाया गया था, चिपको आंदोलन यह था कि एक भारत में राज्य है उत्तराखंड में 1972-73 ईस्वी में क्या हुआ कि उत्तराखंड में जितना भी जंगल थे उस जंगल की लकड़ी को क्या करने लगे, आकर जंगल में लकड़ी को काटने लगे, जो व्यापारी हुआ करते थे, लकड़ी का व्यापारी। इसके कारण सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने साथी, अपने गांव के जितना भी लोग थे उनको कहा कि सभी लोग अगर कोई भी पेड़ काटने आता है तो उसको क्या करो, पेड़ में चिपक जाओ, इस प्रकार से। तो इसी को नाम दिया गया चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। कब, 1972-73 ईस्वी में। और किसके द्वारा चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या पूछता भी है कि चिपको आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1972 या 73 ईस्वी में। किस राज्य में है, उत्तराखंड में। किसके द्वारा चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। अब हम लोग तीसरा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था संदीप पांडे ने भी वर्षा जल संचय मतलब जितना भी जब बारिश का पानी है उसको जमा कर कृषि भूमि पर क्या करना चाहिए, खेती करना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने लोगों को जागरूक किया कि वर्षा जो जल है वो क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है, बह जाता है, उसको क्या करो, उसको संचय कर लो, यानी उसको जमा कर लो। और उस वर्षा के जल को जमा कर तुम क्या कर सकते हो, जितना भी खेती का काम है वो सब तुम कर सकते हो। तो इस हम लोग समझे कि संसाधन का संरक्षण के बारे में भारत के विभिन्न लोगों द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं। अब हम लोग समझते हैं कि संसाधन के संरक्षण के साथ साथ महात्मा गांधी ने देखा कि संसाधन का संरक्षण तो करने के लिए लोगों ने क्या किया कि संसाधन को किसी प्रकार से उपयोग करने के लिए अनेक प्रकार की मशीन चलाने लगे। वही जब महात्मा गांधी ने देखा कि मशीन चलने लगा तो उन्होंने कहा कि मशीन संसाधनों का जो क्या करता है, ज़्यादातर ह्रास करता है, यानी संसाधनों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मशीनीकरण को, संसाधनों को निकालने के लिए मशीनीकरण को क्या कहें महात्मा गांधी ने, डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाकुओं का अर्थव्यवस्था। अब हम लोग समझेंगे, ये तो था भारत में संसाधनों का संरक्षण के लिए ये सब किया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन को संरक्षण के लिए क्या क्या किया गया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तब हम लोग देखते हैं कि भारत के अलावा विदेश में संसाधन को संरक्षण के लिए क्या क्या काम किया गया था। अब हम लोग समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों का संरक्षण, यानी संसाधनों का संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किस पर, अंतर्राष्ट्रीय यानी विदेशों के लेवल पे संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया गया। सबसे पहले 1968 ईस्वी में, कब, 1968 ईस्वी में, यानी 1968 में क्लब ऑफ रोम एक संस्था थी, क्लब ऑफ रोम, जिसने वकालत किया, क्या किया कि संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए। किसने, क्लब ऑफ रोम ने। आगे
1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुमेसर ने एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? पुस्तक। उस व्यक्ति का नाम था सुमेसर, जिन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्या नाम था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन था? सुमेसर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या है? एक पुस्तक है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इसमें गांधी जी का विचार है। क्या है? गांधी जी का विचार किसके बारे में? संरक्षण हेतु, यानी संसाधन के संरक्षण किस प्रकार से करना है उसके बारे में गांधी जी क्या सोचा करते थे, वही जितना भी जो विचार है गांधी जी का वो किस किताब में लिखा गया है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल में लिखा गया है। किसके द्वारा? सुमेसर के द्वारा। सुमेसर जो एक व्यक्ति थे उनके द्वारा लिखा गया था। इसके साथ साथ 1987 ईस्वी में संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के संरक्षण के लिए ब्रूटलैंड आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? ब्रूटलैंड आयोग का गठन किया गया। इसमें सतत विकास संरक्षण संसाधन पर बल दिया गया। ब्रूटलैंड आयोग में बताया गया कि सतत विकास और संसाधन का संरक्षण क्या करना है? करना जरूरी है। अब हम लोग समझते हैं कि सतत विकास क्या होता है। सतत विकास उसे कहते हैं जैसे कोई संसाधन है उसका अगर मान लीजिए इस पीढ़ी में हम लोग उपयोग कर रहे हैं तो उसका आने वाले अगले पीढ़ी भी क्या कर सके? उस संसाधन का उपयोग कर सके। इसके लिए उस संसाधन को क्या करना पड़ेगा? संसाधन को संरक्षण करना पड़ेगा। इसके पर बल कौन दिया? ब्रूटलैंड आयोग ने दिया। किसने दिया? ब्रूटलैंड आयोग ने। इसके साथ साथ संसाधन के संरक्षण हेतु विश्व लेवल पे अनेक प्रकार के पृथ्वी सम्मेलन भी किए गए। क्या किए गए? पृथ्वी सम्मेलन। अब हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, पृथ्वी सम्मेलन कितने हुए थे और पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ और कितने पृथ्वी सम्मेलन हुए, उन सभी के बारे में समझकर इस चैप्टर क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्लास 10 का चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो अभी हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी सम्मेलन कुल कितने हुए, पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य क्या था और पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब किया गया था और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, इन सभी के बारे में समझेंगे। तब तक इसको आप लोग क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए हैं कि पृथ्वी सम्मेलन कितने हुए। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो कुल पृथ्वी सम्मेलन हुए थे वो कितने हुए थे? 3 हुए थे। उसमें से पहला पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को हुआ। स्थान यानी किस जगह पे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कहाँ में? रियो डी जेनेरो में। ये कहाँ है? किस देश में है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में एक स्थान है रियो डी जेनेरो, यहीं पे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 3 से 14 जून 1992 के बीच। लगभग कितना दिन तक हुआ? 12 दिन तक। कितना दिन तक? 12 दिन तक पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसमें 178 देशों ने भाग लिया था। कितना देशों ने भाग लिया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में? 178 देशों ने भाग लिया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य था, यानी पहला पृथ्वी सम्मेलन का क्या मुद्दा था? वो था, पहला था ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, यानी जो पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है उसको किस प्रकार से रोका जाए, इसके बारे में इन 178 देशों ने बातचीत किया। वन संरक्षण, यानी तेज़ी से क्या हो रहा है? वन की कटाई होती जा रही है, इसको बचाने के लिए वन संरक्षण के लिए यहाँ पे क्या हुआ? इसके बारे में बात हुआ। जैव विविधता यानी अनेक प्रकार के जीव जो हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? समाप्त होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं या कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। उसको बचाने के लिए क्या किया गया? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में बात किया गया। इसका मुद्दा क्या था? ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण एवं जैव विविधता। इस प्रकार से लगभग 12 दिनों तक प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील देश में एक स्थान है रियो डी जेनेरो, वहीं पे हुआ। अब हम लोग समझते हैं दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27 जून 1994 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 से 27 जून, लगभग 4 दिन। कितना दिन? 4 दिन। लगभग 4 दिन तक क्या हुआ? दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क। ये कहाँ है? न्यूयॉर्क जो एक शहर है वो अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। यानी दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में हुआ था और इसे ये लगभग 1992 के बाद 1997 में हुआ। यानी लगभग इसके बीच में पहला पृथ्वी सम्मेलन और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन के बीच कितना अंतर था? तो लगभग 5 साल का अंतर था। कितना अंतर था? 5 साल बाद हो रहा था, इसीलिए इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? +5 सम्मेलन कहा जाता है। किसको? दूसरा पृथ्वी सम्मेलन को। यह लगभग 14 दिनों तक चला था। कितना दिनों तक चला था? 14 दिनों तक।
4 दिन तक 4 दिन तक चला था। अब आगे हम लोग तीसरा है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन कह रहा है, क्योटो सम्मेलन भी 1997 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर में। क्योटो जो सम्मेलन था वो जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? क्योटो सम्मेलन में, इसलिए इसे क्योटो सम्मेलन कहते हैं। इसमें लगभग 159 देशों ने भाग लिया था। कितना देशों ने भाग लिया था? क्योटो सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया था। इसलिए क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था जो ग्लोबल वार्मिंग जो गैस करते हैं, जो 6 प्रमुख गैस थे, जैसे था फ्लोरीन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो जितना भी गैस था, मीथेन था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जितना जो गैस थे उनको रोकने के लिए क्योटो सम्मेलन किया गया था। और क्योटो सम्मेलन में ही जो हानिकारक गैस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं उन्हें रोकने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। इसीलिए ग्रीन हाउस सम्मेलन भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन के बारे में सोचते हैं। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन था वो 26 अगस्त से, कब से? 26 अगस्त से 4 दिसंबर तक चला था। कब तक? 4 दिसंबर। कब? 2002 ईस्वी में। यानी तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 26 अगस्त से 4 दिसंबर 2002 को हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थान जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, जो एक दक्षिण अफ्रीका का शहर है। कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का। इसमें तीसरा पृथ्वी सम्मेलन में अनेक देशों के लगभग 2000 से प्लस क्या थे? 2000 से प्लस प्रतिनिधि, यानी 2000 से प्लस लोगों ने क्या किया था? भाग लिया था। अनेक देशों से 2000 से प्लस लोगों ने इसमें भाग लिया था तीसरा पृथ्वी सम्मेलन में। और ये भी संसाधन के संरक्षण हेतु क्या किया गया था? इस पर बात किया गया था इसमें। और ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बाद ये लगभग 10 सालों बाद आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था? 10 साल बाद। इसीलिए इसे +10 सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? +10 सम्मेलन भी कहते हैं। किसे? तीसरा पृथ्वी सम्मेलन को। इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग इस चैप्टर जो क्लास 10th का चैप्टर 1 है ज्योग्राफी को, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हो गया। आगे हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तब तक अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए आप लोग हम अगले वीडियो का इंतज़ार करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत।